स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम साइंस में क्या क्या लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों इसके बारे में जानते हैं। साइंस में जो पहला चैप्टर है क्लास 6 का उसे कहते हैं, उसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। इसमें ऑल लिविंग बींग्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बींग्स के वो हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नंबर फर्स्ट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है कि सभी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक। नंबर 2 आता है रेस्पायरेशन। इन सब में रेस्पायरेशन मीन्स परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड का संवहन होता है। तीसरा होता है मूवमेंट, चलन, एक जगह से दूसरी जगह को चलना, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ वहाँ जाना, वो सब क्या होता है रेस्पायरेशन का मूवमेंट कहलाता है। फिर है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है, स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सुन करके, जैसे खाने के बारे में सुन करके हमारे मुंह में धार आना, इस प्रकार की चीज़ों को स्टिमुलस कहते हैं। फिर है लाइफ स्पैन, जीवन जीने की प्रत्याशा, हम लोग किसी तरह से जीवन। फिर है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, एक लिविंग बींग्स के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिस प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इन सभी चीज़ों को हमारी बॉडी को बराबर लेती है, तो इस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्रोथ। हमारी बॉडी में ग्रोथ इस प्रकार जब ग्रोथ होती रहती है, जितने भी लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म हैं सब में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। फिर आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स होता है उसका शरीर में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसको बाहर भी निकलता है उत्सर्जन के रूप में, जैसे टॉयलेट के रूप में, पेशाब के रूप में, भोजन खाने के रूप में, खाना खाते हैं उसके बाद उसका पाचन होता है, पाचन बाहर भी निकलता है, तो उसको एक्सक्रिएशन। और लास्ट आता है सबसे मुख्य जो होता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अपने ही प्रकार के, जिस प्रकार हम लोग जीव उसी अपने ही प्रकार के बच्चों को पैदा करना और उनका पोषण करना, इस प्रकार का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बींग्स। अब इसके बाद में एक छात्र के द्वारा हम पढ़वा रहे हैं, इससे आगे की जानकारी और Circular organization. You must have seen a mason working at a construction site. आपने देखा होगा कोई मजदूर महिला कोई काम कर रही है, दिन भर अपने कार्य को कर रही है, इस प्रकार से He puts one brick over another to construct a house. A brick is thus the basic building block of a house. Similar, all objects, whether living or non-living, are made up of some basic structural units. ओके, तो सबसे पहले हम जीवन जीने का जो आधार है उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एक शरीर में ह्यूमन बींग्स में एक में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ सेल तक हो सकते हैं। ठीक। और एक यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल वाला जीव जंतु होता है उसे कहते हैं हम लोग अमीबा। अमीबा एक सेल वाला जंतु होता है और एक सेल से करोड़ों सेल के बीच में जितने हम लोगों ने अभी तक बनाए हैं, अभी तक देखे हुए हैं, उनको हम एक सेल से 1000 सेल तक के बीच में किस प्रकार से डोमिनेट कर सकते हैं या किस प्रकार से हम लोग उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है? ठीक है, जैसे हम लोग तालाब का गंदा पानी भरने के किसी जगह पर, उसमें एक छोटा से छोटा जंतु जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप में जैसे ही देखेंगे तो उसमें एक सेलुलर वन सेल दिखाई देगा। ठीक है, उस सेल में जैसे लाइक ये अमीबा है, अमीबा एक छोटा सा जंतु होता है और इसके अंदर वो कैसे चलता है, अपने इसे कहते हैं इनके द्वारा चलता रहता है।
जिसको हिंदी में बोलते हैं पादाप। पादाप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चलते रहता है। तो इसका मीन्स ये होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, किसी भी छोटे अपने फूड को खा करके, फूड की उठकर को खा करके जैसे ही खाता है इन दोनों के बीच में, ऐसा एक इसका भोजन करता है, एक्सक्रिएशन करता है, वाटर सप्लाई होता है, उसके बाद वो एक सेलर वन सेल होता है। स्टूडेंट, अब हम इसके आगे के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिएंट से संबंधित है, या न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पोषण। ठीक है, तो हमारे शरीर का पोषण किस प्रकार से हो और पोषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण में सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट्स, फोर्थ है विटामिन्स, फिफ्थ है मिनरल्स। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बॉडी में क्यों आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और हमें शरीर में ऊर्जा डेली कितनी ज़रूरत होती है? 1.6 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पर डे होती है। और हम इस प्रकार से ऊर्जा को, अब हमें ऊर्जा मिलती किस में है? ऊर्जा हमें कई चीज़ों से मिलती है। सबसे पहला है आलू, यानी पोटैटो। आलू सबसे ज़्यादा ऊर्जा का, आलू, चावल मीन्स राइस, पोटैटो, राइस, ये दो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, इसमें पोटैटो और राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर आता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है दालों से, और दालों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता है सोयाबीन से। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, क्योंकि 46% प्रोटीन होती है सोयाबीन में केवल, और उसके अलावा दालों में पाई जाती है। प्लस सोयाबीन प्लस दाल, सोयाबीन प्लस पल्सेस। फिर है विटामिन्स। विटामिन्स शरीर में पाए जाने वाले विटामिन्स किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। नंबर नेक्स्ट, मिनरल्स। मिनरल्स आर फाइंड, मिनरल्स जो है हमें वाटर से मिलते हैं। वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स कई प्रकार की, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फॉस्फेट, ये सब चीज़ें हमें पानी से मिलती हैं। उस प्रकार से हम लोग Zn, क्लोरीन, जिंक, इस प्रकार के साथ बहुत सारे मिनरल्स जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग न्यूट्रिएंट्स जानते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए प्रतिदिन और हर समय आवश्यक होते हैं। हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि साइंस में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब आज बताएंगे हम आपको रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं। वी आर टेकिंग O2 एंड O2, CO2 आर गोइंग टू एनवायरमेंट। O2 लेकर के CO2 निकालते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है thus the process in which organism use oxygen, its life process and giving the O2 carbon dioxide is called respiration। O2 लेकर के, यानी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देना, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को देना, क्या कहलाता है?
वो कहलाता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें कि ऑक्सीजन आती कहाँ से, ऑक्सीजन होती क्या है। तो सबसे पहले हम जो एयर हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एयर। एयर क्या होती है? एयर कई गैसों का कंटेन होती है। जैसे मान लीजिए ये 100% का ग्राफ दिया है, 100% में 78% ऑफ नाइट्रोजन होती है, 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस। अदर गैसेस 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, उसके साथ में क्या क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अलग गैसेस भी हमारी नाक के द्वारा निकल जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या है, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और जैसे ही हम लोग नाक में सांस लेते हैं तो बालों के बीच में एक छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, जो कि गंदगी फंस जाती है, उसमें हमें लोगों को निकालना पड़ता है गंदगी। तो वो क्या होता है, उसके द्वारा हम लोग उस गंदगी को निकाल लेते हैं और O2 हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। अंदर से हमारी जो बॉडी के अंदर है कार्बन जो जमा होता है, वो कार्बन O2 के साथ निकल के बाहर आ जाता है, जिसे CO2 कहते हैं। यानी O2 लेकर के हम लोग CO2 निकाल देते हैं। अब कितना परसेंट नाइट्रोजन? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अदर गैसेज है केवल 1% में होता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी का श्वसन तंत्र कंटिन्यूस चलता रहता है। हमारी बॉडी जो है 1 मिनट में 72 बार हार्ट जो है धड़कता रहता है। तो उस पर किस प्रकार का स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, और उसको नापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं, जिससे 1 मिनट में 72 बार हम लोग अपनी बॉडी के उसको धड़कन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ सकते हैं, और श्वसन तंत्र इसी के बारे में एक ऐसा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स होता है किस प्रकार से बढ़ना और डेवलपमेंट आगे को बढ़ते जाना। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग्स पर देते हैं कि ग्रोथ है क्या। तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज इनवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, एक जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स एक साइज के हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। जैसे सीड है, सीड के हिसाब से ग्रोथ होगा। एक पेड़ बनने तक एक पुष्प आते हैं, फ्लावर आते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये सीड है, ये सीड है और ये सीड बनता है, उसके बाद अंकुर बनता है, उसके बाद छोटा प्लांट बनता है, उसके बाद बड़ा पौधा बनता है। इस प्रकार का एक वेरिएशन होता है। तो इसी प्रकार से ग्रोथ हर व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होती है। छोटे से बच्चा बड़ा होता है, बड़े से बच्चा छोटा होता है। इसी प्रकार से ये ग्रोथ होती चली जाती है। अब आती है बात कि ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती। जैसे चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से उसके पैर बड़े होते हैं, सर बड़ा होता है, हाथ पैर होते हैं, सब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रोथ के बारे में समझ सकते हैं।